हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने मूल अधिकार का पार्ट 2 देखा था। इस तरह से मूल अधिकार पूरी तरह से खत्म हो गया 2 वीडियो में। जो लोग वो दोनों वीडियो ना देखे हो उनकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है इस पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, राज्य के नीति निदेशक तत्व। देखिए भाग 3 था किसका, मूल अधिकार का, और जो भाग 4 है यह राज्य के नीति निदेशक तत्व का है। तो हम लोग आज भाग 4 के बारे में बात करेंगे। भाग 4 के बारे में आज बात करेंगे हम लोग, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, या नीति निदेशक तत्व। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, काफी सारी हेल्पफुल चीजें आज मिलने वाली हैं आप लोगों को। ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इनका जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद कहां तक है। मूल अधिकार में आप लोगों ने कहां से कहां तक देखा था, 12 से 35 तक। इसमें कहां तक है, 36 से 51 तक, 36 to 51 आर्टिकल इसका है, अनुच्छेद। हम लोग क्या करेंगे कि नीति निदेशक तत्व पढ़ने से पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। इसमें कुल आप लोग देख सकते हैं 36 से 51 तक आर्टिकल दिया गया है, और इसमें नीति निदेशक तत्व के आगे राज्य लगा हुआ है। मतलब यह राज्य का अधिकार होगा, आम नागरिक पर लागू करने के लिए राज्य का अधिकार। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐसे बनती है कि जब मूल अधिकार का विकास हुआ था उसी समय नीति निदेशक तत्व का भी विकास हो चुका था। लेकिन उस समय की जो परिस्थिति थी, जो सिचुएशन थी, तत्कालीन जो प्रावधान रखे गए थे, उस समय इसे संविधान में रखा नहीं जा सकता था। उस समय की जो स्थिति थी उस हिसाब से इसे अगर संविधान में रख देते तो प्रॉब्लम हो जाती। तो संविधान में इसे उस समय नहीं रखा गया। कब, तत्कालीन समय में, ठीक। और इसका विकास कब हुआ था, विकास हुआ था मूल अधिकार के समय, ठीक है। मूल अधिकार का जब विकास हुआ तभी नीति निदेशक तत्व का भी विकास हुआ, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के कारण इसे संविधान में जगह नहीं दी गई उस समय। तो उस समय संविधान सभा के जो सदस्य थे उन लोगों ने इसे स्वीकृति तो दे दी, संविधान सभा से इसे स्वीकृति मिल गई कि इसे संविधान में रखना चाहिए, लेकिन तत्कालीन कारण की वजह से नहीं रखा गया। तो संवैधानिक सलाहकार मैंने आप लोगों को बताया था प्रस्तावना वाले चैप्टर में भी, कौन थे, B.N. राव। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, B.N. राव। B.N. राव जी ने इसे क्या किया, बोले कि इसमें जितने भी प्रावधान हैं इनको नीति निदेशक तत्व के तहत कहां रख दिया जाए, भाग 4 में। और जब राज्य सक्षम हो जाएगा इसे लागू करने के लिए तो वह धीरे धीरे करके यह प्रावधान लागू करेगा। तो इसका सार निकल के क्या आता है, मूल अधिकार में आप लोगों ने क्या देखा था कि यह व्यक्ति का अधिकार है, ठीक। और इसे कौन लागू करता था, न्यायालय। मतलब कि यह वाद योग्य था, न्यायालय, कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, न्यायालय आपके मूल अधिकारों का वहन करवाएगी। लेकिन जो नीति निदेशक तत्व है, ठीक है, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व है जो, यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। यह किसका अधिकार है, राज्य का अधिकार है। इससे हम डिमांड इसकी नहीं कर सकते कि नहीं हमारे नीति निदेशक तत्वों का हनन हो रहा है, हम याचिका दायर करके इसे पूरा करवाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो 2-3 पॉइंट क्या निकल के आए कि इसका विकास मूल अधिकार के साथ हुआ था, संविधान सभा के सदस्यों ने इसे स्वीकृति दे दी थी, लेकिन तत्कालीन कारणों की वजह से संविधान में यह नहीं रखा गया। तो उस समय जो संवैधानिक सलाहकार थे, कौन, B.N. राव, उन्होंने यह प्रावधान किया कि इसके तहत जितने भी प्रावधान आ रहे हैं हमारे, उनको क्या करते हैं, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व के तहत रख देंगे। और जब राज्य सक्षम हो जाएगा तब यह एक एक करके वह लागू कर सकता है। तो इस तरह से इस पर अधिकार किसका हुआ, राज्य का हुआ। मूल अधिकार पर किसका होता है, व्यक्ति का अधिकार होता है, वह व्यक्तिगत अधिकार होता है। तो इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, हम लोगों ने देख ली। इसकी प्रकृति जो है न्यायोचित नहीं है कि हम इसे
न्याय के लिए न्यायालय में वाद स्थिर नहीं लगा सकते। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका उद्देश्य क्या था। इसका जो उद्देश्य था, लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चीजें समझिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछता है हमेशा एग्जाम में। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है? राज्य का शासन चलेगा लेकिन वह व्यक्तियों के अधिकार का हनन नहीं होने देगा। जो भी कार्य होगा राज्य व्यक्तियों के फायदे के लिए ही करवाएगा। मतलब कोई भी गलत काम व्यक्तियों के साथ अगर होगा तो उसका जो उत्तरदायित्व होगा किसके ऊपर जाएगा? राज्य के ऊपर। इसी को कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। अब हम लोग देखेंगे इसकी प्रकृति क्या थी। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, समझना जरूरी है आप लोगों को। फिर अनुच्छेदों पर हम लोग बात करेंगे। इसकी जो प्रकृति थी वो 3 प्रकार थी। कैसी थी? गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी। गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी। मतलब ये वादी का मतलब है कि प्रावधान, कि इसकी क्राइटेरिया क्या है। ठीक, तो यह वादी होगा। गांधी का मतलब कि गांधी के जैसा विचार होगा। उदार मतलब उदार बौद्धिक वालों का विचार होगा। और सामाजिक मतलब समाज में लोक कल्याणकारी राज्य की तरह इसका विचार होगा। तो प्रकृति इसकी 3 प्रकार की है। फिर उसके बाद हम लोग अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। कौन सा? देखिए, मैंने मूल अधिकारों के बारे में भी आप लोगों को बताया और नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी। सार क्या निकल के आया कि जो मूल अधिकार है वह व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है, न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। और जो नीति निर्देशक तत्व है यह राज्य द्वारा लागू किया जाता है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जो आपके डीपीएसपी, इसे एक तरह से डीपीएसपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डीपीएसपी और आपका फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार, दोनों में कभी कभी क्या होता है? टकराव हो जाता है। ठीक, दोनों में टकराव होता है। तो उसमें वरीयता किसे देनी चाहिए? उसमें वरीयता किसे मिलनी चाहिए? तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रावधानों के तहत निर्णय दिया। पहला प्रावधान क्या था? जो केशवानंद के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। केशवानंद भारती ने केरल राज्य के अगेंस्ट क्या किया था? वाद दायर किया था। इसी के लिए केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 के तहत केशवानंद भारती वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इसमें नीति निर्देशक तत्व पर मूल अधिकार भारी होगा। मतलब मूल अधिकार को वरीयता दी जाएगी। चीजें आराम से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अभी देखिएगा, मूल अधिकार को वरीयता दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत क्या कहा गया कि नहीं, मूल अधिकार नहीं, डीपीएसपी हमारा ऊपर होगा। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय ही अपने वाद को कैसे चेंज कर रहा है। पहले केशवानंद भारती वाद में उसने बोला कि मूल अधिकार को वरीयता दी जाएगी नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार के टकराव में। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 का आया तो इसमें डीपीएसपी को वरीयता दे दी गई, नीति निर्देशक तत्व को। तो सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट हो गई कि अब किसे मानेंगे हम लोग। तब उसके बाद क्या आता है हमारा तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है 1980 में आता है। कौन सा वाद है? फेमस है मिनर्वा मिल्स, मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद में क्या कहा गया 1980 में कि दोनों को समान अधिकार दिया जाएगा। मतलब दोनों में समानता, बराबर का अधिकार दिया जाएगा। तो सबसे लास्ट में पहले तो 1973 वाला हुआ, उसके बाद हुआ 1976 का, उसके बाद हुआ 1980 का। तो वर्तमान समय में क्या रूल फॉलो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भारतीय गवर्नमेंट में कि दोनों में समानता रखी जाएगी। अगर दोनों का टकराव होता है तो दोनों को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। तो इस तरह से इसके कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, हम लोगों ने उसे देख ली। आइए अब हम लोग एक एक अनुच्छेद पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। उम्मीद करता हूं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी, क्योंकि पूरी कोशिश किया हूं कि कोई भी साइंटिफिक लैंग्वेज ना यूज करूं, चीजें इजी वे में लेके समझाऊंगा आप लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं। क्या अनुच्छेद? सबसे पहला अनुच्छेद इसका कौन सा है?
36, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 के तहत क्या प्रावधान किया गया नीति निर्देशक तत्वों में? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है। ये राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है, या अनुच्छेद 1 में दी गई है। उसके बाद आता है कौन सा? अनुच्छेद 37। तो राज्य की परिभाषा हो गई। अनुच्छेद 37 के तहत जो प्रावधान आएगा, मैंने आप लोगों को बताया कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं, न्यायालय में वाद योग्य नहीं, डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग्य नहीं होता। मतलब कि आप इस पर केस दायर नहीं कर सकते। आपको लगता है कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों का हनन हो रहा है, तो भी आप न्यायालय में, इसे न्यायोचित नहीं है, इस पर न्यायालय न्याय नहीं सुना सकता। क्यों? क्योंकि यह राज्य का अधिकार है। राज्य नीति निर्देशक तत्व लागू करता है, ना कि न्यायालय। न्यायालय सिर्फ मूल अधिकार लागू करता है। तो अब बात आती है कौन सी? 38, अनुच्छेद 38। याद करवाऊंगा, बहुत इजी वे में। अनुच्छेद 38, इसके तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय अर्थात जो व्यक्ति होंगे, जो नागरिक होंगे, उनका सामाजिक न्याय क्या होगा, सामाजिक स्तरीकरण कैसे होगा, उसके बारे में भी किसका अधिकार है? राज्य का अधिकार है। और जो आर्थिक न्याय है उसका भी अधिकार किसे दिया गया है? राज्य को दिया गया। और राजनीतिक न्याय भी राज्य को दिया गया। देखिए, एक पॉइंट में आप लोगों को भी क्लियर कर दूं, इसमें यह न्यायोचित क्यों नहीं है, न्यायालय में यह वाद योग्य क्यों नहीं है? पता है आप लोगों को क्यों? क्योंकि जो हमारा देश है ना, ये गणतंत्रात्मक यहाँ का राज्य शासन चलता है। मतलब जनता से चुन के यहाँ के प्रतिनिधि आते हैं, तो जनता पर पूरा भार दे दिया गया है कि अगर राज्य की गवर्नमेंट आप लोगों के साथ सही कर रही है या गलत कर रही है, ये आप चुनाव में दिखाएंगे, आप वोट करके बताएंगे। ठीक, सॉरी, अब हो गया 38। अब आया 39, अनुच्छेद 39 इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। 39 में क्या कहा गया है कि संसाधनों का उचित वितरण, संसाधनों का उचित वितरण। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आया है कि समान वेतन, समान कार्य समान वेतन, समान कार्य समान वेतन दिया जाना चाहिए। किसे? मेल और फीमेल दोनों को समान कार्य समान वेतन। यहां से क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में कि समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री पुरुष दोनों के लिए किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? अनुच्छेद 39 के तहत। और ये डीपीएसपी का भाग है। संसाधनों का उचित वितरण ऐसे है कि राज्य में कोई भी अगर संसाधन है उसका उचित वितरण पूरे समाज में किया जाए। ऐसा नहीं है कि एक लोग के पास ही सारे संसाधन दे दिया जाए तो जो लोग हैं वो अमीर व्यक्ति बहुत अमीर हो जाए, गरीब व्यक्ति बहुत ही गरीब हो जाए। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि इनका फॉलो नहीं हो रहा है इस समय। अगर ये फॉलो होने लगे तो पूरी तरह से हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है यह सही हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? 40, अनुच्छेद 40 में हम लोग बात करेंगे ग्राम से रिलेटेड है, यह गांव से रिलेटेड है, मतलब पंचायतों के बारे में बात होगी। अर्थात ग्राम, गांव में जो पंचायतें होती हैं, पंचायत का चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव होता है, वह किसके तहत आएगा? आपके अनुच्छेद 40 के तहत। आइए पहले इन चारों को याद करवाता हूं, पांचों को। सबसे पहले क्या देखेंगे? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा आप लोग अनुच्छेद 1 में भी पाएंगे, हर जगह मिलेगा आप लोगों को। दूसरी बात आती है कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं, क्योंकि यह राज्य द्वारा लागू किया जाता है। तीसरे में किस में आता है? जब यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है तो राज्य का अधिकार है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करे। किसे? भारतीय नागरिक को। उसके बाद आता है संसाधनों का उचित वितरण। अब न्याय मिल गया तो न्याय कैसे मिलेगा? जब तक संसाधनों का उचित वितरण नहीं होगा, व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा, एक ही व्यक्ति पर संकेंद्रित किया जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए संसाधनों का उचित वितरण होगा।
उसके बाद जब संसाधनों का उचित वितरण हो गया तो समान कार्य समान वेतन भी मिलना चाहिए। किसके तहत? अनुच्छेद 39 के तहत व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को, पुरुष या महिला को। उसके बाद 40 में हम लोगों ने बात की पंचायतों की। अब बात करेंगे 41। 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में कार्य करने का अधिकार, कुछ दशाओं में कार्य करने का प्रावधान। ठीक है, मतलब यह हुआ कि व्यक्ति को कार्य करना है, किसी भी दशा में उसे कार्य दिलाया जाए। किसकी तरफ से? राज्य की तरफ से। उसके बाद बात आती है 42 की। इसमें क्या कहा गया कि कार्य कैसा होना चाहिए? न्यायोचित होना चाहिए। कार्य न्यायोचित होना चाहिए और मानवीय दशा के अनुसार होना चाहिए। ठीक, कार्य न्यायोचित हो और मानवीय दशा के अनुसार हो। बात करूंगा अभी इसके रिलेटेड जितने हैं तीनों लिख के फिर बताता हूं आप लोगों को याद करने की ट्रिक। अब बात आती है किसकी? 43 की। 43 में कहा गया है कि आपको, अगर आपने कार्य किया तो निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए। निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए और कुटीर उद्योग। बात करेंगे किसकी? इन तीनों की। 40 तक हम लोगों ने याद कर लिया था। देखिए 41 में कहा गया कि कुछ भी हो कार्य करना है, मतलब काम दिलाना है। 42 में क्या आया? अगर आप कार्य करोगे तो आपको क्या चाहिए? मजदूरी चाहिए। क्या चाहिए? मजदूरी चाहिए। लेकिन उसके पहले वहां की जो दशा है वह दशा कैसी होनी चाहिए? न्यायोचित होनी चाहिए, गैर न्यायोचित नहीं होनी चाहिए। मतलब मानवीय दशा के अनुसार। हमें कार्य मिल गया, उसके बाद हम लोगों ने वहां की दशा देखी कैसी है, ठीक है, फिर हम कार्य करने लगे। फिर आता है 43। 43 में हम लोगों ने किस पर बात की? निर्वाह मजदूरी या कुटीर उद्योग। अर्थात कि अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हमें मजदूरी भी मिलनी चाहिए। नहीं मिली मजदूरी तो कम से कम कुटीर उद्योग हो। कुटीर उद्योग का मतलब यह है जो ग्रामीण स्तर पर कार्य किए जाते हैं, जैसे टोकरी बनाना या कुछ भी कार्य ऐसा जैसे कि कालीन वगैरह बनाना, तो ये सारी चीजें आती है कुटीर उद्योग के तहत। तो अनुच्छेद 43 तक आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ठीक है, एक चीज यहां मैंने आप लोगों को नहीं बताया। देखिए ये जो समान कार्य और वेतन है ना, यह प्रावधान जुड़ा था अलग से, इसे याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो 42वां संविधान संशोधन है, जब संशोधन की प्रक्रिया के बारे में हम बात कर रहे थे तो बताया थी कि इसे एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो जो भी संशोधन होगा 42वें संविधान संशोधन के तहत ही ज्यादा से ज्यादा संशोधन इसके तहत किया गया है। तो इसे नोट डाउन करिए। आइए बात करते हैं किसके बारे में? 44वें के बारे में। 44 अनुच्छेद है ये 44, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता का मतलब यह है कि आपको किसी भी धर्म या किसी भी जाति, लिंग, जन्म स्थान या एजुकेशन के थ्रू या इनकम के थ्रू आपको बांटा नहीं जा सकता। आपको समान न्याय दिया जाएगा। इंडिया में जितने भी नागरिक हैं उनका जो धार्मिक हो कुछ भी हो उन पर कोई पाबंदी नहीं की जाती, क्योंकि भारत हमारा क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। आप लोगों ने प्रस्तावना में भी ये चीज देखी थी। तो इस तरह से 44वें के तहत समान नागरिक, इसे कैसे याद करेंगे? देखिए 44 में क्या होता है? 4 दोनों समान है ना, 4 और 4 दोनों समान, तो इसके तहत समान नागरिकता। 4 समान मतलब कि 4 एक साथ है, समान ही है दोनों। तो इसे ऐसे याद करेंगे कि 44 समान नागरिक संहिता, मतलब 4 दोनों समान है, तो यह समान नागरिकता हो गई। उसके बाद बात करेंगे किसके बारे में? 45। बहुत ज्यादा मोटा हो गया मार्कर यार। 45 में क्या बात की गई है? इंपॉर्टेंट है कि 6 वर्ष से कम 6 वर्ष से कम बच्चों को
शिक्षा, 6 वर्ष से कम के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। ये सब राज्य का कर्तव्य है कि राज्य ये सब कर्तव्य लागू करेगा और नागरिकों से फॉलो करवाएगा। देखिए अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, हम लोगों ने जब क्या पढ़ा था, अनुच्छेद 21 मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 पढ़ा था, 21A उसके तहत पढ़ा था। कौन सा संशोधन हुआ था? 82वां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत हम लोगों ने क्या किया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इसे जोड़ के याद करिएगा कि जो 82वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था उसमें हम लोगों ने क्या बात की थी, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उसके पहले कितने बच्चे, 6 से 14 इधर हो गए, 6 वर्ष के बच्चे ना, कि 6 वर्ष के नीचे के जो बच्चे हैं उनके बारे में बात की गई है 45 के तहत, किसमें, नीति निदेशक तत्व में। तो यह जो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि यह जो प्रावधान था नीति निदेशक तत्व से ही निकाल के कहा ले जाया गया, मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में रखा गया। तो अब बात करेंगे किस पर, 46वें पर। इसमें देखो 45वें में 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा, तो इसमें अनुसूचित जातियों के लिए है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा, न्याय, सामाजिक कार्यों में क्या की जाएगी, इनकी सुरक्षा की जाएगी। 46 के तहत ऐसे एक दूसरे से जोड़िए, 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा, 46 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा। ठीक, अब बात करेंगे किसकी, 47 की। 47 के तहत किसके बारे में बात की गई कि मद्य निषेध, मद्य निषेध, और मद्य निषेध के बाद क्या आता है, स्वास्थ्य, पोषाहार, पोषाहार और स्वास्थ्य। देखिए मैं आप लोगों को ये इजी वे में इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख के बता रहा हूं। जब आप लोग ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये काफी विस्तार से लिखा गया है कि राज्य द्वारा मद्य निषेध पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, पोषाहार की व्यवस्था की जाएगी, स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाएगी। इसलिए मद्य निषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य, 3 चीजें मैंने लिख दी। अब देखिए कैसे याद करेंगे, मद्य निषेध करना है मतलब कि जो भी मद्य निषेध किया जाता है, एक तरह से जैसे आप कोई भी चीज देख लीजिए कि ड्रिंक वगैरह लोग करते हैं, राज्य का यह दायित्व होगा कि इस पर यह प्रतिबंध लगाएगा, इस पर यह प्रतिबंध लगाएगा। जब मद्य निषेध पर प्रतिबंध होगा तो क्या होगा, पोषाहार मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग, पोषाहार के बाद स्वास्थ्य कैसा होगा, सही होगा। तीनों पकड़ लीजिए, मद्य निषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य। तो हमारा हो गया 47वां। अब बात करेंगे हम लोग 48वें के बारे में। 48वें में हम लोगों ने बात की किसके बारे में, पशुपालन, पशुपालन और इसके तहत दुधारू पशु। यह राज्य को अधिकार दिया गया है कि व्यक्तियों से यह कार्य भी करवा सकता है। अगर कोई यह व्यक्ति कार्य कर रहा है, कोई भी व्यक्ति दुधारू पशु पाल रहा है या डेयरी वगैरह चला रहा है, पशुपालन का पशु पाल रहा है डेयरी के थ्रू, तो उसमें राज्य उसको पूरा पूरा संरक्षण देगा, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। कार्य किसका है, राज्य का है। उसके बाद आता है 49, अभी 48A। अब फिर जहां भी ए लग जाए, मान लीजिए संशोधन हुआ है, यह कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या बात की गई है, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा या पर्यावरण संरक्षण। और इसका जो फैक्ट है क्या है, कहां से आया है ये, जिसमें आप लोगों के आर्टिकल में या क लगा होगा, ख लगा होगा, ABCD, आप लोग समझ जाइए संशोधन के थ्रू आया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आया। अब बात करेंगे किसके बारे में, 49 के बारे में। 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व या स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। ठीक, मतलब जितनी भी हेरिटेज साइटें हैं
उनका संरक्षण करेंगे हम लोग, जो ऐतिहासिक साइट्स में हैं और जो राष्ट्रीय महत्व की हैं। राष्ट्रीय महत्व की साइट अगर हम लोग देखें तो कहां से कहां तक, 2-4 ऐसी एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे आपका क्या हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, और अभी हाल ही में जो बनाई गई कहां, गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की जो मूर्ति बनाई गई है, ये सब हमारी क्या है, राष्ट्रीय स्मारक है। इनके नाम से भारत को कहीं ना कहीं जाना जाता है। काफी सारी जगह ऐसे हैं जहां ये चीजें फेमस हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। इन स्मारकों का संरक्षण करना भी क्या है, राज्य का कर्तव्य है कि लोगों से करवाए। बात करेंगे 50 के थ्रू क्या आता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका, अर्थात कार्यपालिका का जो न्याय होगा और जो न्यायपालिका का न्याय होगा वह क्या करेगा कि राज्य व्यक्तियों पर लागू करवाएगा। उसके लिए कोई भी प्रावधान होगा, ये लोग कुछ भी गलत नहीं कर सकते। दो के दोनों प्रावधान, कार्यपालिका के थ्रू जो कार्य होगा उसमें भी राज्य को व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी राज्य के थ्रू, और जो न्यायपालिका के तहत कार्य होगा उस पर भी होगा किसके तहत, राज्य के थ्रू व्यक्तियों को अधिकार दिया जाएगा। लास्ट वाला बात करते हैं 51। इसमें बात होगी किस पर, शांति और सुरक्षा में समृद्धि। शांति और सुरक्षा में समृद्धि। आइए, सारे के सारे आर्टिकल कवर हो गए। एक बार इसे हम लोग रिवीजन करके याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक, 44 में देखेंगे क्या, इसके पहले की चीजें मैंने आप लोगों को याद करवाई है। 44 में समान नागरिक संहिता, कैसे, ये 4 है, इसके तहत समान 4 दोनों समान है, इसलिए समान नागरिक संहिता। फिर आया 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा, और इसे 82वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसी में से मूल अधिकार के अनुच्छेद किसमें, 21A में ले जाया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, याद है ये चीज। उसके बाद अब देखिए 6 वर्ष से बच्चों को शिक्षित कर दिया हम लोग। उसके बाद 46वां आता है 46 कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा, ये भी क्लियर। अब जब लोग शिक्षित हो गए तो जाहिर सी बात है कि वह मद्य निषेध का त्याग करेंगे। ऐसे जोड़ के याद करिएगा, पहले तो लोग शिक्षित नहीं थे, पहले लोगों को समानता दी गई, ऐसे याद करिए। किसके तहत, 44 के तहत लोगों को समानता दी गई। 45 में 6 वर्ष के बच्चों को भी शिक्षित किया गया। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, 46 में हम लोगों ने बात की किस पर, कि अनुसूचित जाति जनजाति को भी शिक्षित किया गया। तो जब सब लोग शिक्षित हो गए तो उन्होंने क्या किया कि मद्य का निषेध कर दिया, मद्यपान करना छोड़ दिया। तो उससे क्या होगा, पोषाहार बढ़ेगा। जब पोषाहार अच्छा खासा होगा तो लोग स्वस्थ होंगे। चारों याद हो गए। उसके बाद जब लोग स्वस्थ हो गए तो उन्हें क्या चाहिए, व्यवसाय। तो उन्होंने क्या किया, पशु पालना शुरू कर दिया और दुधारू पशुओं को पाला, जिससे कि क्या हुआ, उनकी इनकम बढ़ गई। तो जब इनकम बढ़ गई तब उन लोगों के समझ में, देखिए क्या होता है, जब इंसान के पास इनकम अच्छी खासी होती है ना तो उसकी माइंड भी सही तरीके से काम करती है। तो क्यों जोड़ रहा हूं मैं ऐसे, कि जब 48 में इनकम भी हो गई उनकी, तो फिर उन्होंने क्या किया कि खुद ही एक संशोधन करवा दिया 48 में, 48A लाया गया। अब बोले कि ऐसा है, पर्यावरण की भी सुरक्षा करनी है हम लोगों को, तो यह भी हो गया 42वें संविधान संशोधन से। अब जब पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो इसी से रिलेटेड आपका 49 है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है उनका भी संरक्षण करेंगे हम लोग। भाई अब हम शिक्षित हो चुके हैं, हम इसकी वैल्यू समझ रहे हैं। उसके बाद आता है, जब ये सब हम लोगों ने कर लिया तो इसके तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है। कार्यपालिका न्यायपालिका का जो आर्टिकल है 50 है। अनुच्छेद 50 में यह बात की गई कि अगर आप संरक्षण कर रहे हैं तो राज्य कह रहा है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के तहत अगर आपके साथ कोई भी अन्याय होगा तो उसका सपोर्ट मैं करूंगा, आप लोगों का, उसके अगेंस्ट मैं बोलूंगा, तो आपका साथ दूंगा। तो जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो क्या होगा, पूरे स्टेट में क्या होगा, शांति और सुरक्षा होगी। शांति और सुरक्षा में वृद्धि होगी। कैसे, पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी, मद्य निषेध नहीं होगा, लोग शिक्षित होंगे और न्यायपालिका और कार्यपालिका भी गलत नहीं कर पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि शांति की व्यवस्था स्थापित हो जाएगी पूरे राज्य में। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ये वीडियो 1 से 2 बार देखिए। मैं ऐसे कहूंगा कि आप लोग इसे ना ऐसे करके बांट लीजिए आर्टिकल, स्टार्टिंग के 4 ऐड कर लीजिए, फिर 4 फिर 4,
ऐसे करके याद करेंगे तो क्या होगा, चीजें इसी वे में याद हो जाएंगी। एक साथ अगर आप लोग याद करेंगे, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, और कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो यहाँ वीडियो देख के लेक्चर लेने से कोई फायदा नहीं है, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। इसके लिए क्या करना है कि चीजें याद हो। अगर चीजें याद नहीं हुई, हम बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ भी रहे हैं, चीजें इस समय तो याद हो गई, आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया, याद करने का तरीका गलत है। जब एग्जाम हॉल में आप लोग जाएंगे और क्वेश्चन पुटअप होगा, वहां आप लोग सही नहीं कर पाएंगे तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा इस पढ़ाई का। इसलिए अपने हिसाब से, मैं कोई ट्रिक नहीं बताता याद करने की, सिर्फ इजी वे समझा देता हूँ कि कैसे याद करना है, कि थोड़ा थोड़ा करके याद करिए, चीजें याद हो जाएंगी। याद होंगी तभी इसका कुछ मतलब निकलेगा, वरना वीडियो देखने का भी कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग 1 से 2 बार देखेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस पे, मूल कर्तव्य के बारे में, जो कब आया था, इसी के तहत संविधान संशोधन हुआ था 42वां, और उसे लाया गया था, किसमें जोड़ा गया था, इसी भाग 4 में ही 4A करके 51 में जोड़ा गया था। कुल 10 मौलिक कर्तव्य हैं, कल हम लोग बात करेंगे उस पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।